जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक और नया टॉपिक, प्रकाश अध्याय नंबर 10। देखो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा टॉपिक भी है। और इस टॉपिक में से एक निबंधात्मक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसमें अंक की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं निकालने वाले। तो देखिए, इस चैप्टर को हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमारे को कुछ डाउट ना रहे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश। और देखो, प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है और वस्तुओं को देखने का आभास करवाती है। अर्थात अगर मान लो प्रकाश है तो प्रकाश जैसे मान लो एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमारी आंखों में जाएगी और आंखों में जाने के बाद जो भी हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दिखाने का हमको अनुभव कराती है। तो इसी ऊर्जा को प्रकाश कहा जाता है। फिर है प्रकाश के गुण। अब देखो, जो प्रकाश है इसके क्या क्या गुण होते हैं। देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल निर्वात के अंदर 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में प्रकाश की जो है वो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर की दूरी तय कर लेगा। और ये जो है वो निर्वात में सबसे अधिक इसकी चाल होती है। तो सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है और निर्वात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये तो इसका पहला गुण। फिर है इसका दूसरा गुण कि जो प्रकाश है अगर वो किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर अगर गिरता है तो उसकी छाया बनाता है। पारदर्शी वस्तु की कभी भी छाया नहीं बनाएगा, लेकिन अगर अपारदर्शी वस्तु पर अगर ये गिरेगा तो छाया बनाएगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इसकी अपारदर्शी है ये बिल्कुल, अगर ये प्रकाश इस पर से गिरेगा तो इसकी छाया बनेगी। अगर कोई पारदर्शी वस्तु रहेगी तो इसकी छाया नहीं बनेगी। तो दूसरा गुण इसका ये हो गया कि प्रकाश हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। फिर है नंबर 3 कि अब देखो, जो प्रकाश है उसकी दो हमारे पास प्रकृति होती है। एक तो होती है कण और एक होती है तरंग। कण और तरंग, ये द्वैत प्रकृति का होता है प्रकाश। देखो, कण का मतलब क्या होता है? अगर प्रकाश जो है, अगर जैसे मान लो सूर्य की किरणें जो आ रही है वो कण के रूप में आती है इस तरीके से। और फिर है तरंग। और ये देखो, दूसरी जो प्रकृति होती है वो तरंग होती है। तो तरंग का मतलब हो गया, जैसे मान लो अगर समुद्र में उठने वाली हमारे पास लहरें कुछ इस तरीके से होती है तो ये तरंग है। तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो दोनों तरीके से गति करता है। मतलब कण के रूप में भी देखो ये इस तरीके से आएगा हमारे पास। अब मान लो ये कण है तो ये इस तरीके से कण गति करेंगे और इस तरीके से ये तरंग के रूप में आएगा। तो इस तरीके से दोनों प्रकृति हो जाती है, कण भी हो जाती है और ये तरंग भी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। और सबसे पहले प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में दे ब्रोगली ने बताया था। प्रकाश के गमन के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो अगर प्रकाश है वो निर्वात में भी जा सकता है, जल के अंदर भी जा सकता है, इसको विशेष प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है हमारे पास प्रकाश के गुण। अब देखो, जो प्रकाश वो अलग अलग घटनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो परावर्तन की है, अपवर्तन की है, व्यतिकरण है, विवर्तन है या वर्ण विक्षेपण है। तो देखो, ये सभी इस चैप्टर के अंदर हम केवल इसकी दो ही घटनाएं देखेंगे। एक तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और एक है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास सतह है, सतह पर जैसे मान लो प्रकाश की किरणें आकर गिरती है और वापस उस ऊपर वाले माध्यम में चली जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारे पास खेल का मैदान था और यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी एक बैट्समैन खेल रहा है। अगर यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉलर खड़ा है, अगर ये बॉलर गेंद को अगर इधर फेंकता है तो सबसे पहले यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद फिर इस तरीके से जाएगी। अब देखो, ये टकराने के बाद जैसे इस धरातल पर पहले यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद यहाँ से वापस चली गई। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, जो आने वाली जो किरण थी यहाँ से, देखो अगर जैसे मान लो आने वाली किरण थी उसको तो आपतित किरण कहते हैं। और ये जो टकरा कर जो लौट कर जा रही है वापस, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण, अब देखो इन दोनों के मध्य हमेशा हम एक रेखा की कल्पना करते हैं जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब देखो क्या कार्य करता है, ये हमको इधर वाला एरिया आपतन का बताता है, इधर वाला एरिया जो है परावर्तन को बताता है। अब अभिलंब क्या काम आता है कि जो आपतित किरण है वो कितने डिग्री कोण से आ रही है और परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण से जा रही है, ये हमको बताता है। अब देखो, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो परावर्तन के नियम वो हमारे पास दो होते हैं इसके अंदर। तो परावर्तन के दो नियम कौन से होते हैं? देखो, अब ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अब अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आई से लिखते हैं, इंटर। और जो हमारे पास ये परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है इनके बीच में जो कोण है जिसको हम बोलते हैं आर, रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये जो दोनों कोण वो हमेशा बराबर होंगे, अर्थात ये आई और आर दोनों बराबर होंगे। तो पहला कोण हमारे पास नियम हो जाता है परावर्तन का कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आई एवं परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आर दोनों बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अच्छा, इस आई को हम क्या कहेंगे? इसको आपतन कोण कहते हैं। आई को कहते हैं हम आपतन कोण। और इस परावर्तन की घटना में जो
आर कोण बन रहा है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो इसी को हम पहले नियम को ऐसे भी बोल सकते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। फिर देखो उसका सेकंड नियम क्या होता है, जैसे मान लो आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी और ये अभिलंब थी, ये तीनों एक ही तल में स्थित है और एक ही तल में स्थित होने के साथ साथ ये तीनों देखो एक ही बिंदु पर स्थित है। तो दूसरा नियम ये हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये होता है इसका द्वितीय नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और जो पहला वाला था कि कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। देखो जो परावर्तन की घटना है इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक कांच है, ठीक है, अब कांच पर जैसे मान लो हमको पता है अगर ये किरण आएगी इधर से, अगर जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इधर से मान लो सामने वाली दीवार पर जाएगा इधर से टकरा कर। अब देखो अब जो प्रकाश आ रहा था वो इस कांच के अंदर नहीं गया लेकिन टकरा कर वापस उधर चला गया, तो देखो वायु माध्यम में आया वो प्रकाश और वायु माध्यम में वापस चला गया, तो इसी घटना को कहा जाता है परावर्तन। अगर इसको भेद कर अगर प्रकाश अंदर चला जाए तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश किसी भी सतह पर जाकर गिरती है, अगर उसको भेद कर नहीं जाता है और वापस अगर वायु माध्यम में चला जाता है दूसरी दिशा के अंदर, तो इस घटना को कहा जाता है परावर्तन की घटना। तो देखो परावर्तन की घटना पर जो हमारे पास आधारित होते हैं वो कौन होते हैं, दर्पण। जैसे मान लो हमारे पास दर्पण है, हम दर्पण देखते हैं, पीछे इसका कलर किया हुआ भाग है, तो यही हमारा दर्पण कहलाता है। तो देखो परावर्तन की घटना पर आधारित सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दर्पण का। अब जो दर्पण है वो दर्पण भी मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखो सबसे पहले हमारे पास विशेषता क्या होती है, जैसे मान लो अगर ये हमारे पास दर्पण है समतल दर्पण, और अगर इसके सामने अगर हम खड़े हैं और जैसे मान लो इस दर्पण से लेकर और जो ये वस्तु है इसकी जो दूरी है, जैसे मान लो अगर 5 मीटर की दूरी पर है तो इसका मतलब उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका पहला नियम क्या हो जाएगा कि वस्तु से लेकर दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से लेकर दर्पण की दूरी दोनों बराबर होती है हमेशा। इसका मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक समतल दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु थी और ये जैसे मान लो 5 मीटर की दूरी पर थी, तो इसका मतलब अगर इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। तो पहले इसका नियम यही हो जाएगा कि वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होती है। दूसरा वाला देखते हैं, अब जैसे मान लो ये मार्कर है और इसकी हाइट जैसे मान लो अगर हम मान लेते हैं कि जैसे 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हमको जो दर्पण में इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा उसकी हाइट भी फिर 10 सेंटीमीटर ही होगी, इसका मतलब इसका आकार दोनों का बराबर हो गया। तो दूसरा नियम ये हो जाएगा कि हमारे पास कि कोई भी जो वस्तु है उसका आकार और दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये है, अगर ये इसकी 5 मीटर की अगर ऊंचाई है तो फिर दर्पण में भी हमको 5 मीटर की ऊंचाई का ही दिखाई देगा। ये हो गया इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है देखिए, जैसे मान लो अगर ये मार्कर है, इसका जो प्रतिबिंब उधर बन रहा है, अगर हम उसके पीछे जाकर देखें तो हमको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और हमको जो दिखाई नहीं देता है ऐसे प्रतिबिंब को हम बोलते हैं आभासी। ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो समतल दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, मतलब केवल आभास होता है, वास्तव में वहां पर नहीं बन रहा होता है। जब पीछे जाकर देखते हैं तो हमको मार्कर नहीं मिलता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी। अच्छा बन कैसे रहा है, जैसे मान लो मार्कर सीधा है तो हमको फिर ये सीधा का सीधा ही दिखाई देता है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। तो ये हो गए 3 नियम। चलो हम एक नियम और देखते हैं चौथा। जैसे मान लो अगर हम समतल दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाएं, अगर हम इसके सामने अगर अपना बायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण के सामने फिर हमको दायां हाथ दिखाई देगा, और अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो फिर दर्पण में बायां हाथ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जैसे मान लो बाएं का दायां दिखाई देना और दायां का बाएं दिखाई देना, ये जो घटना है वो समतल दर्पण के द्वारा प्रदर्शित होती है, और इस परिवर्तन को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब हो गया कि पार्श्व का मतलब हो गया कि एक दूसरे में बदलना, मतलब बायां का दायां दिखाई देना और दायां का बायां दिखाई देना, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। तो ये है समतल दर्पण से बनी कुछ हमारे पास प्रतिबिंब की विशेषताएं, और ये हर बार एग्जाम में इसका पूछा जाता है कि समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो ये तो हो गया समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं। अगर इसमें फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, उम्मीद कराऊंगा कि आपको ये दोबारा से समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास गोलीय दर्पण। अब हम देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है वो क्या है। देखो जो समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण में देखो ये आगे वाला जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, मतलब इसमें हमको प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, और इस हम जानते हैं कि ये जो पूरा जो हमारे पास दर्पण है इसके पीछे कलर किया हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा वक्र कर दें, अगर इस तरीके से इसको मोड़ दें तो इसका मतलब वो थोड़ा सा गोल हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा जैसे वक्र किया तो वह जो दर्पण है तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, हमारे पास ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह वक्र हो या फिर थोड़ा सा क्या हो, गोलीय हो, तो उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है।
तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? देखो इसकी जो परिभाषा है बहुत ही सरल है कि हमारे पास जो भी दर्पण है अगर उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो वक्र हो, वक्र का मतलब थोड़ा घुमावदार हो, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखो जैसे मान लीजिए आपके पास दर्पण है, अब इस दर्पण को जैसे मान लो परावर्तक पृष्ठ, अगर आप इसको आगे की ओर मोड़ेंगे तो परावर्तक पृष्ठ तो अंदर की ओर हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया अंदर की ओर, लेकिन कलर किया हुआ भाग कहाँ हो गया? बाहर की ओर। अगर आप इसको इस तरीके से ना मोड़ो, अगर आप इसको इस तरीके से मोड़ो तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ जाएगा? बाहर की ओर, लेकिन कलर किया हुआ भाग हो जाएगा अंदर की ओर। तो इसका मतलब है गोलीय दर्पण की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जो परावर्तक पृष्ठ हो वो अंदर की ओर हो जाए ऐसे, या फिर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो जाए ऐसे। तो देखो अगर जब ये अंदर की होगा तब तो कौन सा हमारे पास दर्पण बनेगा, और अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा तो तब कौन सा बनेगा? तो देखो अगर हमारे पास इस दर्पण को अगर इस तरीके से मोड़े कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, देखो इस तरीके से अगर हम उसको मोड़ेंगे तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ आ गए? अंदर की ओर आ गए। इस तरीके से अगर मोड़ेंगे तो ये तो देखो अंदर आ जाएगा, इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ तो आ गया अंदर, लेकिन जो कलर किया हुआ भाग है, ये मान लो कलर किया हुआ भाग वो आ गया बाहर की ओर। तो ऐसे दर्पण को हम हमेशा अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, अगर आप इसको इस तरीके से अगर मोड़ेंगे उधर दूसरी तरफ, तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो अगर आपने इसको मोड़ दिया तो कलर किया हुआ भाग तो कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा, और ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभर कर आ जाएगा। तो देखो बाहर की ओर जो उभर कर आ रहा है ये तो है हमारे पास परावर्तक पृष्ठ, और जो इसमें कलर किया हुआ भाग वो अंदर हो जाएगा। तो ये जो दर्पण है वो हमारे पास कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? कि ऐसा हमारे पास दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब देखो ये जो दर्पण है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। अब देखो गोलीय दर्पण से संबंधित हम पहले इसमें कुछ परिभाषाएं देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि इनमें से एक या दो परिभाषा हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारे पास ये कुछ 6 या 7 हमारे पास परिभाषाएं हैं जिनको हम एक एक देखते हैं, और इन सभी की परिभाषाएं देखो गोलीय दर्पण में हम किस तरीके से इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुव की परिभाषा। तो देखो ध्रुव की परिभाषा देखने के लिए जैसे मान लो हमारे पास एक ये दर्पण है, ठीक है, वो कोई सा भी दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण हो या फिर हमारे पास उत्तल दर्पण हो। तो देखो अगर हमने इसको मोड़ा है इस तरीके से कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो गया, अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो पूरा एक गोला बनेगा चारों तरफ से, पूरा मतलब गेंद की जैसे आकृति बनेगी। अगर इसको इस तरीके से मोड़ दें और इसको अगर इधर से मोड़ दें तो मतलब पूरा गोला बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है वो एक गोले का कटा हुआ भाग हो सकता है, वो एक गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, ये गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। अब देखो अगर मान लो आप गोले को अगर इस तरीके से काट देंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो फिर ये जो हमारे पास जो दर्पण बच गया है वो क्या बच गया? गोलीय दर्पण। और ये इसका क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया पूरा का पूरा। क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ है तो गोलीय दर्पण के इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु, इसको हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं। देखो एक परिभाषा तो ये हो गई हमारे पास ध्रुव की। तो ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु ध्रुव कहलाता है। फिर आते हैं, अब देखो जो वक्रता केंद्र 2 नंबर पर, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? जो हमारे पास एक गोलीय दर्पण था, इसको हम इस गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, और गोले का कटा हुआ भाग मानेंगे तो इस गोले का जो हमने मान लिया कि ये केंद्र है O, तो इस पूरे गोले का ये जो केंद्र है वही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण को हम एक गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, और इस गोले के कटे हुए भाग का जो केंद्र बिंदु है हमने उसको मान लिया O है, तो इसी के हम केंद्र बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र। फिर है नंबर 3 वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं कि हमारे पास ये जो गोलीय दर्पण है इसका वक्रता केंद्र O और ये क्या है? ध्रुव P। तो वक्रता केंद्र O और ध्रुव P के जो बीच की दूरी है, ध्यान रखना बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र O एवं ध्रुव P के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और इसको हम R से लिखते हैं, R से। तो इस वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास 3 परिभाषा हो गई। नंबर 4 पर मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? अब जैसे मान लो ये है हमारे पास पूरा गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का ये तो हो गया वक्रता केंद्र O, और ये हो गया हमारे पास ध्रुव P। तो अगर हम इनको एक रेखा से मिलाएं, अगर जिस तरीके से इनको रेखा से मिलाएं इस तरीके से, और रेखा क्या होती है? देखो इधर से भी मतलब आगे की तरफ जाती रहती है, इधर से भी आगे की तरफ जाती रहेगी। तो इनको एक मिलाने वाली जो ये रेखा की अगर हम कल्पना करें तो इसी रेखा को इस गोलीय दर्पण का पूरा मुख्य अक्ष कहा जाता है।
तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र O एवं ध्रुव P को एक मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, सीधी काल्पनिक रेखा मतलब हम कल्पना ही करते हैं, तो सीधी काल्पनिक रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी रखना, मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको तो मुख्य अक्ष कहेंगे, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है, वक्रता केंद्र O और ध्रुव P के बीच की जो दूरी है, इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो बीच की दूरी तो केवल त्रिज्या आएगी, और इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर है हमारे पास मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस इसमें दो हो जाते हैं हमारे पास, एक तो उत्तल का और एक अवतल का। देखो उत्तल और अवतल का मुख्य फोकस क्या कहलाएगा, जैसे मान लो अगर इसके बाहर की तरफ अगर कलर किया हुआ है तो ये तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये, और अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है कलर किया हुआ भाग, तो ये तो हो गया हमारे पास अवतल का। अगर यही मान लो अगर उत्तल का लेते तो उत्तल का फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता, उत्तल का इधर तरीके से मान लो हो गया, और इसका जो कलर किया हुआ भाग है वो बाहर की ओर है, और इसमें कलर अंदर की ओर आएगा, ये अंदर की ओर है, और ये परावर्तक पृष्ठ हो गया बाहर की ओर, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो इसका ये हो गया हमारे पास ध्रुव P और ये वक्रता केंद्र O। तो देखो दोनों की हम परिभाषा देखेंगे मुख्य फोकस में, उत्तल की और अवतल की। जैसे मान लो अगर हमारे पास पहले अवतल है, अगर प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष और इसके समांतर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये टकरा रही है। तो टकराने के बाद देखो अब इसका परावर्तन होगा, परावर्तन का मतलब इधर से किधर आएगी, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जैसे मान लो यही इस मान लो मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर गुजर रही है ये वाली किरण, तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखो यहाँ पर ये वास्तव में गुजर रही है, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं F से। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल की क्या हो जाएगी, देखो उत्तल में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। अगर यहाँ से भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेकिन यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी इस तरीके से। अब देखो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये देखो मुख्य फोकस पर गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हमको ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे कुछ इस तरीके से जाएगी, और जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष की इस बिंदु से होकर गुजरती है, और इस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। और देखो यहाँ पर तो ये जो है वो गुजर रही है, वास्तव में गुजर रही है इस बिंदु से, लेकिन यहाँ पर इस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो यहाँ से तो देखो इसमें यह आ जाएगा कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। इसमें बस कल थोड़ा सा ही इसमें केवल गुजरती प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं गुजरती, वास्तव में तो इधर चली जाती है। इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ से गुजरती प्रतीत होती है, और यहाँ से तो वास्तव में गुजरती है इस तरीके से। तो ये हो जाएगी दो हमारे पास परिभाषा मुख्य फोकस की, उत्तल या अवतल की। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है हर बार, कभी उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पूछ लेता है, कभी अवतल दर्पण का। इसलिए हमारे पास फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी किसे कहते हैं, हमारे पास कोई भी गोलीय दर्पण हो उसका जो मुख्य फोकस है और ध्रुव है P, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ से देखो F से लेकर P तक की जो दूरी है इसके बीच की दूरी, उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से। अगर हम इसके अंदर देखें तो जैसे मान लो ये यहाँ से गुजर रही थी तो मुख्य फोकस ये था और ध्रुव ये था, तो इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं मुख्य फोकस। F और P के बीच की दूरी को, P क्या है यहाँ पर ध्रुव, F क्या है मुख्य फोकस, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है, और इसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। और एक लास्ट परिभाषा है द्वारक। अब द्वारक की परिभाषा क्या होती है, देखो जो हमारे पास गोलीय दर्पण है, फिर चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, इसकी जो ये सीमा रेखा है, सीमा रेखा, ये तो इसका पूरा का पूरा व्यास हो गया, इस सीमा रेखा का व्यास ही हमारे पास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इनको एक बार हमको फिर से देख लेते हैं सभी को। सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुव की परिभाषा। तो ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी, हमारे पास गोलीय दर्पण है, इसको जो परावर्तक पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ध्रुव बिंदु को हम P से व्यक्त करते हैं। फिर नंबर 2 वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण को हमें गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, और इस गोले का जो केंद्र है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर हम नंबर 3 पर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, देखो कि हमारे पास जो गोले का जो केंद्र O है और ध्रुव जो हमारे पास P है, तो इस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र O एवं ध्रुव P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम R से व्यक्त करते हैं।
फिर हम मुख्य अक्ष किसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र O और P को एक मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर हम मुख्य फोकस, सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे कि जब हमारे पास प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। फिर है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। फिर है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखो, हमारे पास गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस एवं ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और फिर है द्वारक। तो हमारे पास जो गोलीय दर्पण है इसकी जो सीमा रेखा है, इसका पूरा का पूरा जो ये व्यास हो गया, इसका जो पूरा का पूरा जो हमारे पास लंबाई हो गई, इस पूरे को व्यास को सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करना और इसको हम और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब भी करें और साथियों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।